हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग। और लास्ट लेक्चर में केटायन और एनायन का रेडियस मतलब कि आयनिक रेडियस के बारे में डील किए थे। और जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स आए थे कि एक केटायन का रेडियस हमेशा उसके एटम से कम और जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना कम रेडियस, मतलब उतना छोटा साइज। इसी के जस्ट विपरीत था एनायन में कि एनायन के केस में एक एनायन का साइज उसके एटम से हमेशा बड़ा और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। तो इसको डायरेक्ट कंक्लूड करके लिखे थे कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बट एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ऐसे तो उसी आधार पे यदि ये क्वेश्चन हो ऐसा, which one is correct for साइज, कि साइज के लिए कौन सही है, ऑप्शन दे देगा। ए नंबर एस डबल प्लस एस डबल माइनस, चलो इतना ही। बी नंबर एस डबल प्लस एस टू माइनस। सी नंबर एस टू माइनस एस प्लस एस डबल प्लस। फिर डी नंबर एस टू माइनस एस टू प्लस फिर एस प्लस और एस, ऐसा। और ये चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर साइज के लिए सही है, बताओ। तो अभी जैसा कि हम बताए कि जो साइज होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब साइज छोटा होगा, सबसे पहला बात। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज बड़ा दिया हुआ वो तो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ देखो, इससे बड़ा दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, तो फिर ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है। यहाँ भी देखो, इससे बड़ा दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाँ, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब फिर कि एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज का, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज ज़्यादा। तो उस हिसाब से इस सल्फर और नेगेटिव में तो नेगेटिव का ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ सल्फर का ज़्यादा दिया है तो ये भी गलत। तो दिस वन इज़ द एक्यूरेट आंसर कि माइनस वाला का सबसे बड़ा साइज, फिर एटम का उससे छोटा प्लस, जितना ज़्यादा प्लस उतना छोटा साइज। तो यही सही आंसर हो गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है इससे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब क्या हुआ कि वैसे आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वैसे आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, सेम, लेकिन अलग तो कुछ होगा। क्या अलग होगा? बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन का संख्या अलग होगा, या यूँ बोलें कि उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अलग, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें इसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, यहाँ ले लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड, यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ई, और यहाँ निकाल दे रेशियो जेड बटे ई, न्यूक्लियर चार्ज बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में रेडियस एंगस्ट्रॉम में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में जैसे एन पर ट्रिपल माइनस, ओ पे डबल माइनस, एफ माइनस, एन ए प्लस,
Mg2+, Al ट्रिपल प्लस। न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर लिखना है, तो 7, 8, 9, 11, 12, 13। बीच में 10 नहीं है क्योंकि नोबल गैस है, नोबल गैस का ऐसे आयन का फॉर्मेशन होता नहीं, हम लोग जान रहे हैं, तो उसे नहीं लिया गया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 7 और 3 माइनस चार्ज है तो 10, 8 और 2 10, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सब में 10। 11 था लेकिन एक प्लस तो घट जाएगा, 10 10। रेशियो निकालो Z/A का, तो 7/10 हो गया 0.7, 8/10 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। अब रेडियस जो निकाला गया है वह है इसके लिए 1.71, 1.40, 1.33, 1.02, 0.72 और 0.54। अब ज़रा बताओ कि इस आधार पे आप क्या कंक्लूजन दोगे। डाटा के आधार पे क्या क्या बात हम लोग समझ सकते हैं, गौर करोगे। सबसे पहला, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, 8, 9, 11, 12, 13। अब वही एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही न्यूक्लियर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन चूँकि आयन है तो प्रोटॉन में कुछ जुड़ेगा या कुछ माइनस होगा एटॉमिक नंबर में, तो लिख दिया गया। अब जब रेशियो निकाला गया तो रेशियो निकालने से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो Z और E का रेशियो है वो मैक्सिमम है किसमें, Al ट्रिपल प्लस में। मैक्सिमम है किसमें, Al ट्रिपल प्लस में। इसका मतलब हुआ कि Al ट्रिपल प्लस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा चार्ज पहुँचेगा। मतलब आप ऐसे समझ लो ना, आप ऐसे समझ लो कि दस लोग हैं, 10%, और यहाँ किसी चीज़ का बंटवारा हो रहा है, सपोज बिस्किट का हो रहा है, ठीक। प्रत्येक पर्सन के पास ज़्यादा बिस्किट कब पहुँचेगा, पर्सन सेम है 10 मतलब 10, लेकिन मान लो कि यहाँ बिस्किट अलग अलग है। एक पैकेट है बिस्किट का जिसमें 20 है, दूसरे में 40 है, तीसरे में 60 है, ऐसे। तो कौन से पैकेट से ज़्यादा बिस्किट मिल पाएगा इन लोगों को। नंबर ऑफ पर्सन सेम है तीनों केस में, चाहे ये वाला पैकेट खोलो, ये वाला पैकेट खोलो या ये वाला पैकेट खोलो, तीनों पैकेट खोलोगे 10 लोगों में बांटना ही होगा। लेकिन कौन सा पैकेट खोलने पर उन लोगों के पास ज़्यादा बिस्किट पहुंचेगा, बताओ। तो 60 वाला, सिंपल सी बात है, डिवाइड करोगे आप। क्या करोगे उस केस में, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो 60 बिस्किट 10 आदमी 6 आएगा, 40 बिस्किट 10 आदमी 4 आएगा, 20 बिस्किट 10 आदमी 2 आएगा। तो पर व्यक्ति के पास यहाँ ज़्यादा बिस्किट मिलेगा। तो वही चीज़ को यहाँ समझ लो कि सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब वही आदमी सेम। प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, मतलब अलग अलग पैकेट है बिस्किट का। तो जिसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है वो जब इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो ज़्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कहने का मतलब कि कौन से इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा चार्ज पहुँचेगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या तो सब में सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा है मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज़्यादा है, 13 वाला। इसको सिंपल सा तरीका से आप समझ सकते हो कि यहाँ 7 यूनिट चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन में बढ़ रहा है, 8 यूनिट चार्ज 10 में बढ़ रहा है, 9 यूनिट चार्ज 10 में बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन सब में सेम होते जा रहा है। लेकिन नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। अब प्रोटॉन जब बढ़ेगा भाई तो सिंपल सा बात हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा चार्ज पहुंचेगा। अब यहाँ 7 यूनिट चार्ज 10 के पास पहुंच रहा है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन के पास 0.7 यूनिट चार्ज पहुंचेगा। और यहाँ वही 10 के पास 13 यूनिट चार्ज आ रहा है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन के पास 1.3 जाएगा। तो इस केस में पर इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा चार्ज पहुँच रहा है, देखो लगभग 2 गुना। और जब ज़्यादा चार्ज वहाँ पहुँचेगा तो सिंपल सा बात है कि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होगा तो उस केस में उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा,
कम होगा साइज। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कि यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो तो जो एटॉमिक साइज है या कोई भी जो आयनिक साइज है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर का। यदि इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा है उसका साइज उतना छोटा। तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा था तो इसका साइज सबसे छोटा, नाइट्रोजन का सबसे कम था इसका साइज सबसे बड़ा। रीजन बता ही दिए क्या है सो। या इसको जेड और ई के टर्म में भी देख सकते हो कि जेड और ई बढ़ने से साइज घट रहा है, इसका मतलब कि यह एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बटे ई है। जेड बटे ई मतलब प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन का रेशियो, कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेशियो होगा वही जेड बाई ई रेशियो है ऐसा। और उस हिसाब से एक कंक्लूजन जो है सामने आएगा। तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे, अब ध्यान से समझोगे। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ऑप्शन क्या क्या दे करके रखा है, तो ऑप्शन दे करके रखा है Cl माइनस, P पर ट्रिपल माइनस, फिर दे करके रखा है गैलियम पे ट्रिपल प्लस, या गैलियम नहीं Si पर 4 प्लस दे दे, सल्फर पर डबल माइनस दे दे हैं, उसके बाद K प्लस, फिर यहाँ से कंपैरिजन करेगा तो जैसे Mg पर 2 प्लस दे दे, ऐसे करके। या Mg नहीं कैल्शियम देगा, कैल्शियम पे 2 प्लस दे देगा, ऐसे करके क्वेश्चन रहे। और इसमें इसको अरेंज करना हो साइज का कौन सा ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाल लो, जेड प्रोटॉन ई, एटॉमिक नंबर 17, 15, 14 और यहाँ क्या हो जाएगा 16, यहाँ 19, यहाँ 20। आई थिंक यहाँ 4 माइनस नहीं 4 प्लस ना हो करके 4 माइनस रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब निकालो इलेक्ट्रॉन, तो 17 प्रोटॉन है लेकिन एक माइनस है तो 17 + 1 18, 15 3 माइनस है +3 18, 14 4 माइनस है +4 18, 16 2 माइनस है +2 18, एक प्लस है तो 19 माइनस 1 18, फिर हो जाएगा 20 - 2 18, ऐसा। जेड बाई ई निकाल लोगे फिर। अब जेड बाई ई निकालने के लिए उतना ही नहीं करना है, बस सिंपल सा बात जो हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन यदि सेम है इसका मतलब कि ये सभी क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए।
तो इस केस में क्या वेरिएशन बताए थे कि एटॉमिक साइज या जो भी साइज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का, जेड का। तो जेड जिसका ज़्यादा उसका साइज सबसे छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देख लो सबसे छोटा किसका होगा, जिसमें जेड सबसे बड़ा है, कैल्शियम। तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि ज़्यादा से कम। तो जो सबसे बड़ा साइज का है वो सबसे पहले, तो सबसे बड़ा साइज मतलब जिसमें सबसे कम जेड, इस पर Si4-, उससे छोटा उसके बाद वाला, उससे छोटा इसके बाद वाला, फिर Cl-, फिर K+, और सबसे छोटा हो जाएगा Ca2+। यही हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज का। देख रहे हो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बनते हैं इस साइज से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से खास करके। तो मिस्टेक नहीं करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है इसमें, बस अच्छे से कंसेप्ट को समझे रहोगे। कोई भी क्वेश्चन आए साइज से रिलेटेड आप उसे कर दोगे बड़ा ही आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक, साइज के बाद जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, या इसी को कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल, इंथैल्पी और एनर्जी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन तीनों का रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तीनों को हम लोग एक मान करके चलेंगे, मतलब फैक्ट्स वही रहेंगे। बस ये एनर्जी, इंथैल्पी और पोटेंशियल में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन ऐसा होने से आयनाइजेशन एनर्जी अलग हो जाएगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी अलग हो जाएगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों सेम ही होंगे। अब क्या है इन तीनों, अब पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे टॉपिक्स जो अभी इस यूनिट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री का। यूनिवर्सल मतलब उसे जो हर जगह आ जाए, तो हर जगह आएगा ये सब। क्या है, डेफिनेशन को लिखा जाए फिर उसे समझेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron, that is the outermost electron from an isolated gaseous atom in its isolated gaseous atom of an element in its ground state to produce gaseous cation is called its ionization energy, शॉर्ट में आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसे जनरली एक्सप्रेस किया जाता है वैल्यू को, इट इज एक्सप्रेस्ड एज या एक्सप्रेस्ड इन, ऐसे किलो जूल पर मोल, ऐसे लिखेंगे, स्मॉल के कैपिटल जे और पर मोल ऐसे।
कई वर्ड्स हैं जिसका मतलब इसे समझना होगा। वैसे ओवरऑल देखोगे तो लगेगा कुछ है ही नहीं, लेकिन वर्ड्स का मतलब समझोगे तो फिर पता चलेगा कुछ है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले यहाँ तो समझ लो कि जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली का मतलब होगा ढीला, जो सबसे ढीला जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से सबसे ढीले तरीके से कौन सा इलेक्ट्रॉन जुड़ा रहेगा? जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। तो सबसे दूर होगा मतलब कौन इलेक्ट्रॉन होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे ढीले तरीके से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, उसको हटाने में कम से कम जो एनर्जी लगेगा वही एनर्जी बेसिकली कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात है कि अब मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा? जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं जो हम लोग जानते हैं कि जैसे सोडियम है, और यदि यह एक एलिमेंट है तो इसके अंदर सोडियम के कई एटम्स हैं, और ये सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं मेटेलिक बॉन्ड से। ये सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं किससे? मेटेलिक बॉन्ड से। अब इसमें से कोई एक एटम को यदि लिया जाए तो वह कहलाएगा आइसोलेटेड एटम। क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड एटम। और यह जो एक आइसोलेटेड एटम होगा वह किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में, और वह अपने ग्राउंड स्टेट में होगा। कितना सारा कहानी छुपा हुआ देखो। वैसे जनरली लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर क्या मतलब निकल रहा है देख लो इसको। कोई एलिमेंट हुआ, इसमें ऐसे कई एटम्स हैं जो सभी आपस में जुड़े रहेंगे मेटेलिक बॉन्ड से, लेकिन इन सारे एटम्स या उस पूरे एलिमेंट की बात नहीं करना है, उसमें से एक एटम, तो एक एटम को लिया जाए तो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक अलग, पृथक किया हुआ। पृथक मतलब अलग करना। तो उस एलिमेंट का एक एटम को कंसीडर करें तो वह कहलाएगा आइसोलेटेड एटम। और वह आइसोलेटेड एटम किस में होगा? गैसियस फॉर्म में, और अपने ग्राउंड स्टेट में होगा। जो उसका ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट है, मतलब मिनिमम एनर्जी वाला जो स्टेट है वहाँ होगा। इसको बोर्च एटॉमिक थ्योरी में हम लोग देखे थे, ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी वाला स्टेट, ऐसा। तो वह एलिमेंट का आइसोलेटेड एटम जो अपने ग्राउंड स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, उससे इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाए आउटर मोस्ट सेल से, तब जो एनर्जी लगेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बोलोगे सर इतना कहानी क्यों ये सब लिखा गया है ऐसे कि आइसोलेटेड होना चाहिए तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए तो गैसियस होना चाहिए? देखो सिंपल सा बात है कि सोडियम एक सॉलिड एलिमेंट है। एलिमेंट गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। अब यदि तुम किसी भी सॉलिड को पहले हीट करोगे तो हीट करने से लिक्विड में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा, और जब यह गैसियस फॉर्म में हो जाएगा तब इसमें सोडियम के एटम का जो बॉन्ड है ये हो जाएगा वीक, और तब जाकर के फिर ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों सोडियम हो जाएंगे अलग। तो सॉलिड से गैस में तो पहले में बदल गया था, बस ये जो जुड़ा हुआ था अब अलग हो गया, मतलब कि आइसोलेटेड हो गया। तो पहले गैसियस फॉर्म में बदला, फिर आइसोलेटेड में बदला, और अब जब फिर से तुम एनर्जी दोगे तो अब वह एनर्जी क्या करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा। तो तुम चाहोगे कि कोई सॉलिड एलिमेंट से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप एनर्जी दोगे, और वह एनर्जी दोगे तो सबसे पहले वह सॉलिड एटम लिक्विड में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा। डायरेक्ट सब्लिमेशन हुआ तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलेगा, और गैस में बदलेगा, एक एटम अलग होगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि उसके पहले जो तुम एनर्जी सप्लाई करोगे वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। पहले एटम को सॉलिड से ई में करेगा, मतलब एलिमेंट को सॉलिड से लिक्विड या गैस में, फिर दोगे तो वह एटम को अलग करेगा बॉन्ड तोड़ करके, और तब एनर्जी दोगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सबका समेशन हो गया कि एक बार आप जोड़े, उसको सब्लिमेशन किए, गैसेस फॉर्म में बदले, फिर एटम को अलग किए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगा, और तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस सबको मिला करके देखोगे तब वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए वहाँ लगा हुआ है ये सारे वर्ड्स। तो अब जब इसको ऐसे दिखाओगे प्रोसेस से कि m मान लें कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम है,
और अब जब इसमें हम लोग एनर्जी देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इस पर एक प्लस आ जाएगा, और एक प्लस आने का मतलब कि कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो एटम यदि गैसियस फॉर्म में था तो कैटायन भी किस फॉर्म का बनेगा, गैसियस फॉर्म का बनेगा। तो इन वर्ड्स का मतलब समझना था, पूरा एक साथ देख लो कि कोई भी एलिमेंट का एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट के वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से बहुत ढीले तरीके से जुड़ा रहेगा, उसे निकालने में कम से कम जो एनर्जी लगेगा वही एनर्जी कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लग रहा है 100 जूल, तो कम से कम 100 जूल हुआ। अब 100 से ज़्यादा देंगे फिर भी तो निकल ही जाएगा, लेकिन आप 100 से ज़्यादा 150 जूल दे रहे हो आप, तो वह 150 जूल उसका आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा, बल्कि 100 कम से कम एनर्जी जिससे वो निकल पा रहा था। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो 100 मार्क्स का, पासिंग होता है 23 मार्क्स, अब आपका 50 आ गया तो क्या वह 50 पासिंग मार्क्स होगा? नहीं, वो कम से कम मार्क्स जो डिटरमाइन किया गया 33 वह होगा पासिंग मार्क्स। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकालने में 100 जूल एनर्जी लग रहा है और आप 150 सप्लाई कर दिए, तो वह 150 जूल आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा, बल्कि जो लग रहा था कम से कम 100 जूल वह कहलाएगा उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इतना एक बार नोट्स में थोड़ा पढ़े रहोगे, और साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब यह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, उष्माशोषी, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बहुत कहानी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में, और एक एक करके जो है धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। तो बस अभी इंट्रोड्यूस कर दिए हम कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। अब पूरा एक्सपेंशन जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।